नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जून 2023 की मंथली मैगजीन में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। और अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। ठीक है, तो इसका जो अगला पिलर है वो साइंस एंड टेक है। उस पर हम आ जाते हैं फटाक से। पेज संख्या 125 ये रहा साइंस एंड टेक का पोर्शन, और इसको हम शुरू करते हैं। ये 7th पिलर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका पहला बिंदु है बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित वैश्विक व्यवस्था यानी आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो आउटर स्पेस गवर्नेंस क्यों सुर्खियों में है जून 2023 में, इसको समझना है सबसे पहले। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस से शीर्षक से एक संक्षिप्त नीतिकरण विवरण, नीतिगत जो है विवरण, पॉलिसी ब्रीफ जारी की है। ठीक है, इस संक्षिप्त विवरण को, इस पॉलिसी ब्रीफ जो है नीतिगत विवरण को यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है। संक्षिप्त विवरण को जो है सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी में आयोजित होने वाले भविष्य का शिखर सम्मेलन या समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले जारी किया गया है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय समाधानों को सुगम बनाना और वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करना है। इस संक्षिप्त विवरण में बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में हो रहे बदलावों जैसे अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष के सैन्यीकरण आदि का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इसमें बाह्य अंतरिक्ष को लेकर मौजूदा व्यवस्था में खामियों के चलते इन बदलावों से संबंधित संधारणीयता, रक्षा और सुरक्षा संबंधी प्रभावों का भी आकलन किया गया है। अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था, उसको हम समझते हैं। देखिए, वर्ष 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति यानी यूनाइटेड नेशंस कमेटी जो हैं, उस बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति जो है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, इसका गठन किया था 1958 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ठीक है, इसका उद्देश्य संपूर्ण मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष में खोज करना और उसका उपयोग को जो है नियंत्रित करना था। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द पीसफुल यूजर्स ऑफ द आउटर स्पेस को उसके कार्यों को सहायता प्रदान करना था। ठीक है, तो बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यानी कि UNOOSA, उससे जो है UN कॉपोस को उसके कार्यों के लिए यानी UNCOPUOS उसके कार्यों को सहायता प्रदान करना था। UNOOSA द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियाँ की गई हैं। अब देखिए, UNOOSA यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, उसने कौन कौन सी 5 संधियाँ की हैं। पहली है बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में। इसे चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष में खोज करने और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में अलग अलग देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक संधि है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968, एक साल बाद ही 1967 के बाह्य अंतरिक्ष संधि के एक साल बाद ही आउटर स्पेस ट्रीटी के एक साल बाद ही रेस्क्यू एग्रीमेंट किया गया। इसे अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी, बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई वस्तुओं की वापसी पर समझौता भी कहते हैं। अगला जो है वो है लाइबिलिटी कन्वेंशन यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, दायित्व पर अभिसमय कह सकते हैं इसको हम। तो लाइबिलिटी कन्वेंशन 1974 का, इसे अंतरिक्ष आधारित पिंडों के कारण होने वाली क्षति के कारण अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय भी कहते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 का जो कन्वेंशन है, पंजीकरण पंजीकरण पर अभिसमय इसको कहते हैं, 1976 का है ये। 1974 लाइबिलिटी कन्वेंशन के 2 साल बाद का है। यह बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय से संबंधित है। इसके अलावा मून एग्रीमेंट 1979 में समझौता चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अलग अलग देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने से संबंधित ये मून एग्रीमेंट 1979 रखा गया। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, प्रत्येक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाह्य अंतरिक्ष संधि जो हैं वो आउटर स्पेस ट्रीटी उसे हम कहते हैं, 1967 की ये ट्रीटी हैं।
इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इसके अलावा जो रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 में जो हुआ था उसको हम कौन सा समझौता कहते हैं, अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, द रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड द रिटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू द आउटर स्पेस। इसके अलावा लाइबिलिटी कन्वेंशन 1974 जो है उसे कौन सा अभी समय भी कहते हैं, उसको हम देखते हैं। उसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर द डैमेज कोज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन जो है उसको हम और किसी नाम से जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू द आउटर स्पेस। भारत ने उपयुक्त सभी 5 संधियों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत में इनमें से केवल 4 संधियों की ही अभी पुष्टि की है। भारत में मून एग्रीमेंट की अभी पुष्टि नहीं की गई है। एक नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है उसको हम समझेंगे पहले। और सबसे पहले हमें अंतरिक्ष मलबा यानी कि जो ये स्पेस डेब्री है या स्पेस में जो आउटर ऑब्जेक्ट्स जो विद्यमान है उनकी अवस्थिति समझनी चाहिए। देखिए, बाह्य अंतरिक्ष में 84,000 मतलब क्षमा कीजिएगा 8,410 यानी 8410 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8,410। ठीक, इसके अलावा मलबे के आकार में देखें तो अंतरिक्ष में फैले मलबे के 36,500 टुकड़े भी मौजूद हैं। इनका आकार 10 सेंटीमीटर से अधिक है, मतलब 10 सेंटीमीटर से अधिक बड़े आकार के इतने टुकड़े विद्यमान हैं। ठीक है, अब देखिए नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी नई व्यवस्था की आवश्यकता को हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। संसाधन की गतिविधियों के माध्यम से, अंतरिक्ष मलबे के माध्यम से, अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक संबंधी समन्वय के माध्यम से और बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष की रोकथाम के माध्यम से, उपग्रहों के प्रक्षेपण में वृद्धि के माध्यम से इनको हम समझ सकते हैं कि नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है आखिर। पहला, संसाधन हेतु गतिविधियाँ। अंतरिक्ष में संसाधनों को खोजने, उनका दोहन, उनका उपयोग करने को लेकर कोई आम सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या इसके भावी कार्यान्वयन को मार्गदर्शन करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है नहीं, इसलिए नई व्यवस्था की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य फोकस अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का दोहन करने पर होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष मलबा अपने आप में एक प्रमुख चुनौती है। पृथ्वी की निचली कक्षा में अत्यधिक संख्या में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने से ये समस्या और भी जटिल हो जाएगी। अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करने या उसे हटाने के लिए वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या निकाय मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक संबंधी समन्वय। वर्तमान में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित आधार पर अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया जाता है, जैसे अलग अलग मानकों द्वारा, अलग अलग सर्वोत्तम प्रणालियों द्वारा, अलग अलग परिभाषाओं द्वारा, भाषाओं द्वारा। इसके अलावा इंटरऑपरेटिबिलिटी के अलग अलग तरीकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक आम सहमति आधारित समन्वय का अभाव है। अंतरिक्ष संबंधी सीमित क्षमता वाले देशों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा इस स्थिति में ऐसे देशों के लिए अंतरिक्ष में अपनी सीमित क्षमता को संचालित करना कठिन हो जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष की रोकथाम। बाह्य अंतरिक्ष में सशस्त्र संघर्ष के प्रसार और शस्त्रीकरण के रोकथाम के लिए बेहतर विनियामकीय फ्रेमवर्क को अपनाने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष को लेकर सुरक्षा में एक बड़ी चुनौती यह है कि कोई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का दोहरा यानी सैन्य और असैन्य उपयोग हो सकता है। अतः ऐसे में अपने परिक्रमण पथ में बदलाव करने में सक्षम कोई भी उपग्रह किसी अन्य उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। उपग्रहों के प्रक्षेपण में वृद्धि। पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से उपग्रहों के प्रक्षेपण में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हमें समझते हैं बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यानी कि UNOOSA। इसका जो मुख्यालय है वो है, हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसकी उत्पत्ति जो है 1958 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर एक लघु विशेषज्ञ इकाई के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1993 में इसे वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, UNOOSA यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। 102 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं इस UNOOSA के, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ये है। इसका उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, अन्वेषण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना तथा सतत आर्थिक और सामाजिक प्रगति प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा मुख्य कार्य देखें तो यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी देश को अंतरिक्ष गतिविधियों को शासित करने के लिए कानूनी
और विनियामकीय फ्रेमवर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। यह विकास के लिए अंतरिक्ष से संबंधित और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इसके उपयोगों के अलावा विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम समझेंगे इस पॉलिसी ब्रीफ या संक्षिप्त विवरण जो कहते हैं उसमें शामिल सिफारिशें क्या क्या हैं। तो इसके में कई सिफारिशें समझ सकते हैं, जैसे शांति सुरक्षा के लिए नई संधि की सिफारिश है, अंतरिक्ष मलबे को हटाने को लेकर सिफारिश है, अंतरिक्ष ट्रैफिक का प्रबंधन को लेकर सिफारिश है, अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियों को लेकर सिफारिश है और समावेशन को लेकर सिफारिश है। तो सिफारिशें जो हैं प्रत्येक को समझते हैं। शांति और सुरक्षा के लिए नई संधि। यूनाइटेड नेशंस ने बाह्य अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की होड़ को रोकने के लिए नई संधि पर विचार विमर्श करने की सिफारिश की है। अंतरिक्ष मलबे को हटाना, इसके तहत अंतरिक्ष मलबे को हटाने से संबंधित कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में ध्यान रखते हुए मानदंड और सिद्धांत विकसित किए जाने चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष ट्रैफिक का प्रबंधन होना चाहिए। अंतरिक्ष में परिस्थिति जन्य जागरूकता, अंतरिक्ष आधारित पिंडों की परिक्रमा पथ और संबंधित घटनाओं के प्रबंधन हेतु समन्वय हेतु प्रभावी फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियां, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के संधारणीय अन्वेषण, दोहन और उपयोग हेतु एक प्रभावी फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए। इस फ्रेमवर्क में बाध्यकारी और कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी पहलू शामिल किए जा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क बाह्य अंतरिक्ष पर एक संयुक्त राष्ट्र की 5 संधियों पर आधारित होना चाहिए। समावेशन की बात करें तो सदस्य देशों को बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित अंतर सरकारी प्रक्रियाओं के कामकाज में निम्नलिखित की भागीदारी को सुगम बनाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। वाणिज्यिक हितधारकों, इसके अलावा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, इसके अलावा अन्य संबद्ध हितधारकों निम्नलिखित की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए तरीकों पर विचार करना चाहिए। सदस्य देशों को जो बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित अंतर सरकारी प्रक्रियाओं के कामकाज की जो निम्नलिखित मैंने बता दी है। तो अब हम बात करते हैं साइंस और टेक के दूसरे बिंदु का, वो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। क्या है बीसीआई? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई क्या है, सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने एलन मस्क की न्यूरालिंक चिप को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने क्या किया है, एलन मस्क की जो न्यूरालिंक चिप है उसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दिया है। अब देखिए, इसका लक्ष्य वर्तमान में एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्वीकृत प्राप्त उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाली अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी ब्रेन इम्प्लांट का निर्माण करना है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई के बारे में समझें तो ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले विशेष सेंसर वाले हेडसेट कैप का जो है उपयोग करके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, उसके अलावा फिर रिकॉर्ड जो है यूज़र की वांछित क्रिया की पहचान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रोसेस किया जाता है। फिर कंट्रोल देखें तो वांछित कमांड को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन को सिग्नल भेजा जाता है। और फिर फीडबैक ये है कि यूज़र को फीडबैक प्रदान किया जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके द्वारा सोचा गया कार्य हो गया है। तो ये हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई। इसके बारे में समझें तो ये एक प्रकार की संचार प्रणाली है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपनी इच्छा अनुसार बाह्य उपकरणों या इन किसी एप्लीकेशन को संचालित कर सकता है। इसके जरिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपने आसपास की किसी चीज़ को बदल सकता है, उसे स्थानांतरित या नियंत्रित कर सकता है या इसके साथ परस्पर संवाद स्थापित कर सकता है। दूसरे शब्दों में बीसीआई के जरिए हम केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग किसी एप्लीकेशन या डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपने मस्तिष्क का उपयोग करके किसी एप्लीकेशन या डिवाइस को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। इसके 3 मुख्य भाग है, जैसे कि मैंने बताया, एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, डिवाइस क्या है, मस्तिष्क से आने वाले संकेतों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस है। ठीक, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर रिकॉर्ड किए गए मस्तिष्क को संकेतों को प्रोसेस करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर है। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है, जिसका आप नियंत्रण करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन या डिवाइस। फीडबैक देना बीसीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि प्रणाली किसी उपयोगकर्ता को बताई जाती हैं। ये उपयोगकर्ता को बताती हैं कि कंप्यूटर किस निर्णय या इच्छित कार्रवाई की व्याख्या करने में सक्षम है। ठीक है, बीसीआई के लिए मस्तिष्क गतिविधि संकेतों को मापने हेतु उपयोग की जाने वाली अलग अलग तकनीकें निम्नलिखित हैं, जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी। ईईजी में सिर पर एक छोटी धातु की डिस्क यानी इलेक्ट्रोड को लगाकर मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों या संकेतों को मापा जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युतीय आवेगों के माध्यम से संचार करती हैं और ये हर समय, यहाँ तक कि सोते समय भी सक्रिय रहती हैं।
फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एफएमआरआई, इसके तहत तंत्रिका तंत्र संबंधी गतिविधि की प्रतिक्रिया में रक्त ऑक्सीजनीकरण और इसके प्रवाह में आए बदलाव का पता लगाया जाता है। जब मस्तिष्क का कोई भाग अधिक सक्रिय होता है तो वह ऑक्सीजन की अधिक खपत करता है, इसलिए ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग जो है उसको पूरा करने के लिए उस सक्रिय भाग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। बीसीआई के उपयोग को देखें तो शारीरिक दिव्यांगता और वृद्ध लोगों की मदद करने में इसे उपयोग में लिया जा सकता है। बीसीआई यानी कि ब्रेन कंप्यूटिंग इमेजिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण में सक्षम कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण को सक्षम करता है, जिससे दिव्यांग प्राकृतिक तरीके से चलने फिरने में सक्षम बन सकते हैं। साथ ही इनका उपयोग वृद्ध लोगों को चलने फिरने की प्रक्रियाओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में सहायता देने के लिए भी किया जा सकता है। बीमारियों का इलाज देंगे इसके ज़रिए पार्किंसंस रोग, मिर्गी और रीढ़ की हड्डी चोट आदि का इलाज किया जा सकता है। ये मोटापा, इसके अलावा ऑटिज्म, अवसाद, इसके अलावा सिजोफ्रेनिया, इसके अलावा टिटेनस में संभावित उपचार हेतु कुछ संभावनाएं भी प्रस्तुत करता है। टिटेनस एक या दो कानों में किसी ध्वनि के बजने या भिनभिनाने की आवाज़ है। ये ध्वनि लगातार या रुक रुक कर सुनाई दे सकती हैं। सामान्यतः इसका संबंध सुनने की शक्ति को खोने से है। मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान का सुगम बनाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। मस्तिष्क के बारे में समझ को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक बीसीआई का उपयोग कर सकते हैं, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से बेहोश या अल्प चेतना अवस्था में रोगियों की भावना को पता लगाने के लिए बीसीआई तकनीक का इस्तेमाल किया है। मानव के प्रदर्शन में सुधार करना, बीसीआई का उपयोग जो है निम्नलिखित हेतु न्यूरो फीडबैक प्रशिक्षण साधन के रूप में किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति के मौजूदा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो प्रदर्शन है, उसका जो एबिलिटीज़ जो है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन, उसमें सुधार करने के लिए। दूसरा, मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ठीक, ह्यूमन जो एबिलिटीज उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मानव कंप्यूटर इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए। तो बीसीआई का यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग सजगता, संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आवश्यकता वाले कार्य को और करने में व्यक्ति की प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तो किया जा सकता है। बीसीआई से संबंधित चिंताएं देखें तो बहुत सारी चिंताएं यहाँ पर हैं, जैसे तकनीकी और उपयोगकर्ता से जुड़ी चिंता है, डेटा की निजता और सुरक्षा से चिंता है, सामाजिक प्रभाव इसमें इसकी भी चिंता है, नैतिक चिंताएं हैं उसकी भी चिंता है। इसके अलावा चिकित्सकीय चिंताएं भी देखेंगे, ठीक है। तो बीसीआई से जुड़ी चिंताओं में पहले है तकनीकी और उपयोगकर्ता से जुड़ी चिंताएं। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट मस्तिष्क संकेत उत्पन्न करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से मापना मुश्किल काम है। इसके अलावा मस्तिष्क द्वारा प्राप्त संकेतों का बीसीआई द्वारा सटीक रूपांतरण न किए जाने पर नुकसान भी पहुंच सकता है। डेटा की निजता और सुरक्षा, बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर साइबर हमले का खतरा रहता है। हैकर्स मेलवेयर का उपयोग करके डिवाइस द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क तरंग के डेटा को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव, व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले बीसीआई की लागत सैकड़ों से हज़ारों डॉलर तक होती हैं, इसलिए आबादी का एक विशाल हिस्सा इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। तो सामाजिक प्रभाव भी हैं। नैतिक चिंताएं देखें तो बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस द्वारा मानव की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में अनुचित लाभ पहुंचाने और इसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य सहमति क्या होगी, इसके बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। तो नैतिक चिंताएं भी हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय चिंताएं हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से बीसीआई से मस्तिष्क के अन्य कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे कोई भी अवांछित दुष्प्रभाव जैसे दौरे, सीजर से, इसके अलावा सिर दर्द यानी कि हेडेक, मनोस्थिति में बदलाव, संज्ञानात्मक हानि यानी कि कॉग्निटिव जो लॉसेज हैं, कॉग्निटिव जो लॉस है वो भी हो सकता है, इसको देखने को मिल सकती है। ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में बीसीआई यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस संबंधी अनुसंधान और विकास में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हमें लोगों के दैनिक जीवन में बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का अधिक व्यापक उपयोग देखने को मिल सकता है। साथ ही बीसीआई की पूरी क्षमता का फ़ायदा उठाने के लिए इसकी सटीकता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले हमें न्यूरॉन्स के बारे में समझना चाहिए। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स एक विशाल नेटवर्क के साथ एक दूसरे को मिलकर के शरीर की प्रक्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण को बनाए रखते हैं, जैसे देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद, शारीरिक गतिविधियाँ, श्वास, हृदय गति आदि का समन्वय जो है नियंत्रण करना भी ये इनके
नियंत्रण में होती हैं। न्यूरॉन शरीर में सूचनाओं, संकेतों और संदेशों का प्रवाह करते हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अलग अलग भागों के साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, इसके अलावा पूरे शरीर में सूचना देने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरॉन्स वस्तुतः तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन भी कहते हैं इसे, इसके माध्यम से विद्युत या रासायनिक संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक भेजते हैं। तो तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के माध्यम से अन्य जो है उनको भेजते हैं। न्यूरॉन्स इन संकेतों को पेड़ की जड़ के समान दिखने वाले द्रुमिका यानी कि डेंड्राइड के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डेंड्राइड के माध्यम से प्राप्त करते हैं, एक्सॉन के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी ज्ञानेंद्रियाँ, जिन्हें आँख, कान, सूचना मस्तिष्क तक ले जाते हैं। ठीक। इसके अलावा देखिए मोटर न्यूरॉन्स, ये शारीरिक मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित, चलना, बात करना, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं से मांसपेशी तक सूचनाएं पहुंचाना। इसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स देखें तो ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले न्यूरल मध्यवर्ती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन और अन्य इंटर न्यूरॉन्स से लेकर मोटर न्यूरॉन्स और अन्य इंटर न्यूरॉन तक संकेत भेजते हैं। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स और अन्य इंटर न्यूरॉन्स से लेकर के मोटर न्यूरॉन्स और अन्य न्यूरॉन्स तक जो है भेजते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और सहायक न्यूरॉन्स जो लेकर के मोटर न्यूरॉन्स और अन्य तक भेजते हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार देखें तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसके अलावा यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, पिरामिडल न्यूरॉन, इसके अलावा पुरकिंजे न्यूरॉन। तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स के प्रकार हैं। न्यूरॉन्स की स्थिति जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसमें एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट्स होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूचनाग्राही, मतलब ये न्यूरॉन्स में सूचनाग्राही उसका जो है अवयव होता है, ये कारक होता है। ठीक है। एक्सॉन जो होता है ये सूचना प्रदाता या प्रेषक होता है। न्यूरॉन्स के प्रकार देखें तो मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी कि बहुध्रुवीय तंत्रिका कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं। इस न्यूरॉन में एकल एक्सॉन और उसे समन्वित रूप में निकले हुए डेंड्राइड होते हैं। तो ये मल्टीपोलर जो हैं वो एक एक्सॉन होती हैं। ठीक है। यूनिपोलर जो होते हैं आमतौर पर केवल अकशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। न्यूरॉन में एकल एक्सॉन होता है। ठीक है। बस एक एक्सॉन ही होता है। बाईपोलर न्यूरॉन्स को देखें, ये कोशिकाएं सेल बॉडी की दोनों छोर पर एक तरफ एक्सॉन होता है, दूसरी तरफ डेंड्राइड होता है। ठीक है। तो ये कोशिकाएं सेल बॉडी जो होती हैं दोनों छोर तक एक तरफ एक्सॉन होता है और दूसरी तरफ डेंड्राइड होता है, इसको बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। पिरामिडल न्यूरॉन जो है, इस न्यूरॉन में एकल एक्सॉन होता है। पिरामिडल जैसे आकार वाले आकार में कई डेंड्राइड यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा पुरकिंजे न्यूरॉन देखें तो इसमें कोशिका के बाहर निकले हुए कई डेंड्राइड होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक तरफ के दमनकारी न्यूरॉन्स होते हैं। ये दमनकारी न्यूरॉन एक प्रकार से दमनकारी न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं और अन्य न्यूरॉन्स को सक्रिय रूप से रोकते हैं। न्यूरॉन्स कैसे काम करता है ये हमें समझना चाहिए। देखिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका जो आवेगों का संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर भी प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती हैं। प्री यानी पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसके अलावा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत का जो है प्रभाव वो सिनेप्सिस से होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ द्रव से भरे पदार्थ द्वारा निर्मित स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथक होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्टिक द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन शामिल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक रसायन होता है। मुक्त किए गए न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट रिसेप्टर्स ग्राहियों से जुड़े होते हैं। एक्सॉन, टर्मिनल और साइनेप्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक एक्सॉन है, इसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा चित्र में सिनेप्टिक वेसिकल्स दिखे हुए हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, सिनेप्टिक लेफ्ट दिखाया हुआ है। सिनेप्टिक लेफ्ट के अलावा यहाँ रिसेप्टर्स भी हैं और इन सब को हम साइनेप्स कहते हैं एक साथ में। ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तीसरा जो है साइंस एंड टेक का टॉपिक वो है ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगें। क्या होती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स? सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात के साक्ष्य पेश किए गए हैं। गुरुत्वीय तरंगें यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स निम्न आवृत्तियों पर ब्रह्मांड में गमन करने हेतु कॉस्मिक बैकग्राउंड हम यानी HUM का निर्माण करती हैं।
ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगों के बारे में जानें तो ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में कुछ प्रबल ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें यानी रिपल्स हैं। इन परिघटनाओं में दो ब्लैक होल का आपस में विलय और दो न्यूट्रॉन तारों का आपस में टक्कर आदि शामिल हैं। सर्वाधिक प्रबल और ऊर्जावान ये गुरुत्वीय तरंगों का निर्माण तब होता है जब अंतरिक्ष में पिंड अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पूर्वानुमान लगाया था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार 2015 में खोजा गया था। इन तरंगों का उपयोग एक प्रयोग के दौरान उपयोग की जा रही लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO डिटेक्टरों द्वारा खोजा गया था। ठीक है, खोजी गई ये तरंगें उच्च आवृत्ति की थीं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1.3 बिलियन वर्ष पहले हुए दो अपेक्षाकृत ब्लैक होल्स के विलय के कारण उत्पन्न हुई थीं। वैज्ञानिकों ने निम्न आवृत्ति गुरुत्वीय तरंगों का पता कैसे लगाया या कैसे पता लगाया? तो वैज्ञानिकों ने निम्न आवृत्ति गुरुत्वीय तरंगों का पता कैसे लगाया? निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने हेतु शोधकर्ताओं ने पल्सर का अध्ययन किया। इसके लिए दुनिया भर में 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। भारत स्थित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT पुणे में जो है विश्व के उन 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप में से एक हैं जिसने जो है साक्ष्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 अन्य टेलीस्कोप जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय तरंगों के उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी घटनाएं। जब एक तारे में असमान रूप से विस्फोट होता है तो इसे सुपरनोवा भी कहते हैं, तो इसके कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब जो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तब ऐसा होता है। इसके अलावा जो ब्लैक होल से एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तब उनका आपस में विलय हो जाता है। इसके अलावा जब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे का विलय होता है तब भी ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उच्च और निम्न आवृत्ति की गुरुत्वीय तरंगें देखें तो उच्च आवृत्ति वाली तरंगें क्या होती हैं? उच्च आवृत्ति वाली तरंगें छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स के आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। उच्च आवृत्ति की सरल शब्दों में कहें तो जब दो छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, नज़दीक आने लगते हैं तो वे अधिक तेज़ी से एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं। अंततः दोनों के विलय के बाद उच्च आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। निम्न आवृत्ति वाली तरंगें गुरुत्वीय तरंगें आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद दो विशाल ब्लैक होल्स के आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना अधिक होता है। ये दोनों ब्लैक होल्स धीरे धीरे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और इनके विलय में कई मिलियन वर्ष लग जाते हैं। अब हम जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT के बारे में जानें तो GMRT खगोल भौतिकी की परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला एक उपकरण है जो पुणे में स्थित हैं। ठीक है, और विश्व के उन 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप में से एक ये है और साक्ष्य प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अन्य 5 जैसे मैंने बताया जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में विद्यमान हैं। ठीक है, अब देखिए GMRT खगोल भौतिकी की परिघटनाओं का अध्ययन करने वाले उपकरण हैं। ये निम्न रेडियो आवृत्तियों 40 से 1450 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करते हुए निकटवर्ती सौरमंडल से लेकर पृथ्वी के अवलोकन योग्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर तक का अवलोकन करता है। GMRT जो हैं जिसको हम कहते हैं जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT रेडियो स्पेक्ट्रम के मीटर वेवलेंथ भाग को अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि भारत में स्पेक्ट्रम के इस भाग में मानव निर्मित रेडियो अवरोध काफ़ी कम होता है। इस परिचालन नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRA पुणे द्वारा किया जाता है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक भाग है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका एक भाग है जिसको हम नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA कहते हैं। GMRT एक स्वदेशी परियोजना है। इसका डिज़ाइन जो है SMART स्मार्ट अवधारणा यानी कि स्ट्रेच, मैश, अटैच्ड टू रोप, ट्रस, स्मार्ट पर आधारित हैं। स्ट्रेच, मैश, अटैच्ड टू रोप, ट्रसेज, तो ट्रसेज की बात यहाँ पर की गई है। तो इन स्मार्ट की अवधारणा पर ये आधारित हैं। GMRT के मुख्य उद्देश्य देखें तो प्रोटो क्लस्टर्स और प्रोटो गैलेक्सीज के न्यूट्रल हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जन, रेडियो लाइन के वर्णक्रमीय रेखा यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन पर लाल रंग की तरफ शिफ्ट या रेड शिफ्टेड को डिटेक्ट करना। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा में तेज़ी से घूर्णन करने वाले पल्सर की खोज और उनका अध्ययन करना,
ये GMRT के मुख्य उद्देश्य हैं। GMRT के वैज्ञानिक परिणाम देखें तो आकाशगंगा के प्रथम फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRB से आणविक हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण किया इसने। इसके अलावा ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 1851 या 1851 में एक नए पल्चर को खोजा। इसके अलावा सौर और कोरोनल हॉल से संबंधित अवलोकन किया। इसके अलावा अति दूर स्थित आकाशगंगा में आणविक हाइड्रोजन से निकलने वाली रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया। इसके अलावा रेडियो आकाशगंगाओं क्वासर आदि का अध्ययन किया गया। ठीक, पल्सर तेजी से घूर्णन करने वाले दो न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये विकिरण की प्रकाशपुंज उत्सर्जित करते हैं जिन्हें पृथ्वी से प्रकाश की चमकदार रोशनी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इनका उत्सर्जन समय के एक अत्यंत सटीक अंतराल पर होता है। इन्हें वैज्ञानिक पल्सर को कॉस्मिक घड़ी के रूप में देखते हैं। 15 वर्षों की अवधि के दौरान पल्सर का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ये पाया कि न्यूट्रॉन तारों या पल्सर से उत्सर्जित कुछ प्रकाशपुंज पृथ्वी तक थोड़ी देर से और जब कुछ बाद पहुंचते हैं तो ये अंतराल सेकंड के 10 लाख में भाग के बराबर होता है। अतः वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अंतराल गुरुत्वीय तरंगों के कारण स्पेस टाइम में हुए व्यवधान के कारण होता है। ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगें गमन के दौरान स्पेस टाइम के ताने बाने में संकुचन और विस्तार करती जाती हैं। इस संकुचन और विस्तार के कारण जो है पृथ्वी और पल्सर के बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म बदलाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप पल्सर से संबंधित पुंज या उत्सर्जन थोड़े पहले या थोड़े बाद में दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड की तुलना लोगों के बड़े समूह की आपसी बातचीत की भुनभुनाहट से की है, जिससे किसी एक व्यक्ति की बात को सुनना या समझना कठिन होता है। इसके अलावा शोध का अध्ययन जो है उस अध्ययन का महत्व समझे तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड के बारे में पर्याप्त डेटा प्रदान करता है। इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की प्रकृति और उसके विकास के बारे में अपने मौजूदा ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे सुपरमेटिव ब्लैक होल्स के विषय विलय की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद मिलती हैं, जैसे इन सुपरमेटिव ब्लैक होल्स का पाया जाना कितना आम है, कैसे वे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और अन्य कारक इनके विलय में योगदान देते हैं। निष्कर्ष निकालें तो शोधकर्ताओं की उम्मीद है कि इस तरह की गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन जारी रखने से हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े पिंडों के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी। इससे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं के विलय से संबंधित इतिहास के बारे में जानने के नए रास्ते खुल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के बारे में अगर जानें हम, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम्स के बारे में जानें। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में कहा था कि जिस बल के कारण सेब पृथ्वी पर गिरता है उसी बल के कारण चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमा करता है। न्यूटन ने बताया कि वह बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्रमानुपाती और दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हालांकि इस सिद्धांत में यह नहीं बताया गया कि क्या दो पिंड एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कार्य करता है, जो अचानक कितनी भी दूर बिना किसी विलंब के तुरंत सक्रिय हो जाता है। इन विषयों पर आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के सामान्य सिद्धांत में प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के साथ पहले ही बता दिया था कि स्पेस और टाइम स्वतंत्र इकाई न होकर स्पेस टाइम के रूप में एक संयुक्त इकाई होनी चाहिए। आइंस्टीन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा स्पेस टाइम की ताने बाने के संकुचन और विस्तार का परिणाम है। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक स्पेस टाइम में संकुचन और विस्तार करता है। इसलिए ऐसे किसी ग्रह की तुलना में स्पेस टाइम में अधिक संकुचन और विस्तार करता है। हालांकि ब्लैक होल किसी तारे की तुलना में स्पेस टाइम में अधिक संकुचन और विस्तार करता है। आइंस्टीन ने बताया कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य सभी पिंड हमारे चारों ओर वक्रता यानी स्पेस टाइम में संकुचन और विस्तार का निर्माण करते हैं। इसलिए छोटे पिंड इनकी ओर खींचे चले आते हैं। पृथ्वी, सूर्य और अन्य सभी पिंड गतिमान होते हैं, इसलिए इनके चारों ओर की वक्रता भी गतिमान है। इसलिए स्पेस टाइम में लहरें उत्पन्न होती हैं, जैसे जल में चलती नाव में लहरें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं लहरों इन रिपल्स को आइंस्टीन ने गुरुत्वीय तरंगें कहा है। ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ हिग्स बोसोन कक्षय जो है, ये भी अगला टॉपिक है साइंस का। दुर्बल हिग्स बोसोन कक्षय यानी रेयर हिग्स बोसोन डीके लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC का संचालन यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CER ने वैज्ञानिक कर रहे हैं। हाल ही में LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के किए जा रहे प्रयोग के दौरान एक दुर्लभ प्रक्रिया का
पहला प्रमाण मिला है। इस प्रक्रिया में हिग्स बोसॉन का क्षय जो है जेड बोसॉन और फोटोन में हुआ है। परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन, ये जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च या जिसको CERN कहते हैं, ये क्या है? इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। सर्न के बारे में जाने तो 1954 में इसे स्थापित किया गया था। सर्न के शोधकर्ता ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना की जांच कर रहे हैं और पदार्थ मूल कण के मौलिक घटकों का अध्ययन कर रहे हैं। 23 सदस्य इसमें सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एसोसिएटेड सदस्य हैं। उद्देश्य देख के सर्न के ये मौलिक भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना, पार्टिकल एक्सेलरेटर फैसिलिटी की एक विशिष्ट श्रृंखला प्रदान करना, इसके अलावा अपने प्रमुख एक्सेलरेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC का अधिकतम क्षमता तक उपयोग करना। और मुख्य उपलब्धियां देखें तो हिग्स बोसॉन, W बोसॉन, Z बोसॉन, LHC, अपने वर्ल्ड वाइड वेब आदि की जो इनकी उपलब्धियों के बारे में देखा जा रहा है। इस खोज के बारे में जाने हैं तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कण त्वरक है LHC। ठीक है। इसे 2008 में जिनेवा के पास CERN में स्थापित किया गया था। LHC को LHC एक 27 किलोमीटर की सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वृत्ताकार संरचना है। इस वृत्ताकार संरचना में त्वरकों के माध्यम से कणों की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। LHC में लगभग प्रकाश की रफ्तार से गति करने वाले कण पुंजों को आपस में टकराया जाता है। अब देखिए 27 किलोमीटर लंबी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वृत्ताकार संरचना है, 27 किलोमीटर लंबी। ठीक है। तो 27 किलोमीटर तक जो कण मैग्नेट्स के प्रभाव में गति करता है और बेहद तीव्र गति से गति करने लगता है। ठीक है। अब देखें इस बारे में जानें तो ये बहुत ही दुर्लभ अक्षय प्रक्रिया है यहाँ पर, और हिग्स बोसॉन के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये अक्षय जो है CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के जनरल परपेज डिटेक्टर्स यानी कि एटलस और CMS में देखा गया था। इस खोज के निहितार्थ ये हैं कि यह क्षण ऐसे कणों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है जिसका पूर्वानुमान स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स यानी कि SMPP में भी नहीं किया गया था। इस शोध से 5वें मौलिक बल का भी पता चल गया है जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई थी। 5वें मौलिक बल की खोज हुई। ठीक है। भौतिक शास्त्रियों ने वर्तमान में 4 मूल बलों की मान्यता दी हुई है जिसमें शामिल है प्रबल बल, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हिग्स बोसॉन क्या है? देखिए इसे प्रचलित रूप में गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। यह एक उप परमाणु कण है। परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनका भी कण है तो उप परमाणु कण हो गया। इसके बारे में पहली बार 1960 के दशक में भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया था। इसके अस्तित्व को 2012 में CERN में LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इस प्रयोग में किए गए प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक है। यह उस बल को दर्शाता है जिसे कोई कण ऊर्जा क्षेत्र में गुजरते समय अनुभव करता है। इसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन की हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया के दौरान अनुभव किए जाने वाले प्रभावों को हिग्स बोसॉन के साथ उसकी परस्पर क्रिया का परिणाम माना जाता है। हिग्स बोसॉन के गुण देखें तो इसका द्रव्यमान 125.35 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी GeV होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 133 गुना है। स्पिन की बात करें तो ये स्केलर पार्टिकल हैं। इसका स्पिन 0 होता है। इसमें कोई कोणीय संवेग नहीं होता है। लाइफ टाइम देखें तो इसका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है और उच्च ऊर्जा टकराव के बाद इसका तेज़ी से अन्य कणों में क्षय हो जाता है। डिटेक्शन देखें तो इसका पता अप्रत्यक्ष रूप से उन कणों को देख कर लगाया जाता है जिनमें इसका क्षय होता है। सामान्य रूप से हिग्स बोसॉन का क्षय फोटॉन्स के रूप में W बोसॉन और Z बोसॉन युग्मों में होता है। ठीक है। W बोसॉन और Z बोसॉन एक साथ ही बनते हैं हिग्स बोसॉन से। हालिया शोध में हिग्स बोसॉन को फोटॉन और Z बोसॉन के क्षय होते हुए पाया गया है जो कि असामान्य है। W बोसॉन और Z बोसॉन में सामान्य तो होता है, लेकिन अभी जो प्रयोग हुआ उसमें हिग्स बोसॉन जो है उसको फोटॉन में भी और Z बोसॉन के साथ में क्षय होते हुए पाया गया जो असामान्य है। कोई पार्टिकल होता है उसमें होता है मॉलिक्यूलर अणु के बाद एटम होता है और एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब न्यूक्लियस को निकालें तो उसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन में देखें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसमें। ठीक है। फर्मियंस होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं उसमें, इसके अलावा बोसॉन्स होते हैं, ग्लूकॉन्स होते हैं, इसके अलावा म्यूऑन्स होते हैं और इसके अलावा अदर पार्टिकल्स उसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक, ये सारी प्रक्रिया हैं। अब है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स यानी SMPP क्या है, समझते हैं इसको।
स्टैंडर्ड मॉडल एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है जो पदार्थ के मौलिक कणों और उसकी वास्तविक क्रियाओं की व्याख्या करता है। इस मॉडल में पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले 4 बलों में से 3 बलों को शामिल किया गया है। ये बल हैं विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, इसके अलावा प्रबल बल यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसके अलावा कमज़ोर बल यानी वीक फोर्स। वर्तमान में स्टैंडर्ड मॉडल के तहत गुरुत्वाकर्षण बल को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल में गुरुत्वाकर्षण बल शामिल नहीं है। फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे 2 मौलिक कण यानी फर्मियोन्स और बोसॉन्स आपस तथा उनकी परस्पर क्रियाएं ही ब्रह्मांड में सभी पदार्थों का निर्माण करती हैं। फर्मियोन्स वे कण होते हैं जो पदार्थ का निर्माण करते हैं और इन्हें क्वार्क और लेप्टॉन्स नामक 2 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। बोसॉन्स वे कण होते हैं जो बल का वहन करते हैं। ये कणों के बीच परस्पर क्रिया में मध्यवर्ती की भूमिका निभाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में बोसॉन के रूप में W फोटोन, इसके अलावा W बोसॉन और Z बोसॉन, इसके अलावा ग्लूऑन्स, इसके अलावा हिग्स बोसॉन, ये सारे देखे गए हैं बोसॉन के रूप में। ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि कण कैसे द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। वर्तमान खोज इसका कारण पता लगाने में सहायता कर सकती हैं। अगली जो हमारी सुर्खी अगला न्यूज़ जो है जून 2023 में वो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं क्या हैं, इसको समझते हैं। देखिए सुर्खियों में क्यों, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाओं के विनिर्माण और बिक्री वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लगा दिया है। यह कदम एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद उठाया गया। इस समिति का कहना था कि इन 14 FDC यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं रह गया है। इनकी खुराक मनुष्यों के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ठीक है, HIV ड्रग के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के उदाहरण देखें तो इसके अंतर्गत फिक्स्ड डोज के अंतर्गत आता है एक तो एट्रिपला के अंतर्गत 3 इसमें लेते हैं हम। एट्रिपला जो है बना होता है वो 3 बना होता है, एफाविरेंस, इसके अलावा एमेट्रिसिटाबाइन, इसके अलावा टेनवोफोविर DF, इनसे बनी होती है। यानी कि एट्राविरेंस का 600 mg, इसके अलावा एमेट्रिसिटाबाइन का 200 mg और इसके अलावा टेनवोफोविर DF का 300 mg मिलाने पर एट्रिपला बनता है और HIV ड्रग के फिक्स्ड डोज के कॉम्बिनेशन के उदाहरण के रूप में ये चलता है। ठीक है, प्रतिबंधित FDC में एक तो क्या है निमेसुलाइड, इसके अलावा पैरासीटामोल डिस्पर्जिबल टैबलेट और इसके अलावा एमोक्सिसिलिन प्लस ब्रोमेक्जिन आदि दवाएं शामिल हैं। क्या क्या है, एक तो FDC में एक तो निमेसुलाटाइड और पैरासीटामोल का जो साथ योग था वो, इसके अलावा एमोक्सिलिन, एक तो है निमेसुलाटाइड और पैरासीटामोल डिस्पर्जिबल टैबलेट, इन दोनों का जो योग था वो, इसके अलावा एमोक्सिलिन और साथ में ब्रोनएक्जिन आदि दवाओं का योग जो है ये फिक्स्ड डोज जो है रोक दिया है। वर्तमान में जिन 14 FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया है, इन कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया है वे हैं 344 ड्रग कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं जिन पर सरकार ने 2016 में प्रतिबंध लगा दिया था। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC के बारे में अगर जानें तो FDC ऐसे दवा उत्पाद होते हैं जिनमें एक से अधिक दवाइयाँ सक्रिय सामग्रियाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती हैं जिनका उपयोग रोग के निश्चित लक्षण के इलाज के लिए किया जाता है। किसी दवा उत्पाद टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्शन आदि के रूप में सक्रिय घटक को सक्रिय औषधि सामग्री यानी API कहते हैं। ये रोग के इलाज करने के लिए शरीर में आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि कोई कॉम्बिनेशन पहली बार बनाया जाता है तो इसे नई दवा परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है। नई दवाओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों यानी कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ द्वारा SLA द्वारा लाइसेंस दिए जाने से पहले भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO का प्रमुख होता है। इसका मुख्य कार्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये एक वैधानिक निकाय है जिसे केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के रूप में यानी कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों से कार्य करना है।
अब हम भारत में एफडीसी के विनियमन से जुड़ी चिंताएं देखें तो दवाओं का मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से बचाए रखने के लिए कुछ कंपनियां अलग अलग दवाओं को एफडीसी में परिवर्तित कर देती हैं। कई बार दवा की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। दरअसल 4 वर्ष बाद नई एफडीसी को किसी अन्य दवा कंपनी द्वारा लाइसेंसिंग अधिकारी यानी एसएलए यानी राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी यानी कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी फार्माकोलॉजिकल अध्ययन की गहन पड़ताल के बिना ही लाइसेंस जारी कर देते हैं। इसके अलावा विनियामकीय हितधारकों के बीच सामंजस्य का अभाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण यानी कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एसएलए डीसीजीआई की पूर्व मंजूरी यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की पूर्व मंजूरी के बिना एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के लिए विनिर्माण लाइसेंसिंग जारी कर रहे हैं। राज्य औषधि नियंत्रण संगठन यानी कि स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी एसडीसीओ भी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, औषधि निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या, उनकी कम योग्यता भी आदि शामिल हैं। भारत में दवाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग भी प्रणाली भी इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत के पास बाजार में उपलब्ध एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इनकी बिक्री संबंधी टर्नओवर, उपयोग पैटर्न पर सटीक डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। हम एफडीसी के संबंधित कॉम्बिनेशन के बारे में अगर जानें तो ध्यान दीजिएगा। एफडीसी ऐसे दवा उत्पाद होते हैं जिन्हें एक से अधिक सामग्रियां जो हैं मिक्स करके दी जाती है, जैसे मैंने पहले बता दिया। एफडीसी के गुण की बात करें तो ये एकल सक्रिय सामग्री वाली दवाओं की तुलना में लाभकारी होते हैं। जैसे एफडीसी दवाएं अधिक कारगर सिद्ध होती हैं, इनके उपयोग से दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की संभावना भी कम होती है। अलग अलग दवाओं के आनुपातिक मिश्रण के परिणाम स्वरूप लागत में कमी के चलते फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की उत्पाद लागत भी कम हो जाती है। इनके वितरण के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो अन्य संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा संक्रामक रोगों को उपचार जैसे एचआईवी हैं, मलेरिया हैं, टीबी जैसे संक्रामक रोगों के उपचार में फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रभावी सिद्ध हुई हैं। इसका कारण यह है कि इन बीमारियों के इलाज के लिए एक साथ रोगाणुरोधी दवाओं की खुराक लेनी पड़ती हैं। एफडीसी यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का उपयोग चिरकालिक क्रॉनिक रोगों के इलाज हेतु भी किया जाता है। जैसे खासकर तब किया जाता है जब कोई रोगी एक समय में अधिक रोगों से ग्रस्त हो जाए। रोगी को दवा लेने में आसानी होती है। अलग अलग दवाएं लेने के बजाय रोगी को जो है एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के रूप में एकल दवा दी जाती हैं। इसे पिन बर्डन में कमी करना भी कहते हैं। एक दवा लेने से रोगी से कोई भूल भी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एफडीसी के दोष क्या हैं। दोष बहुत सारे हैं, जैसे फार्माकोडायनिक दवाओं के असर जो है मिचमैच है, यानी फार्माकोडायनामिक दवाओं के असर जो है फार्माकोडायनेमिक मिसमैच है, यानी कि दवाओं के असर जो है मिसमैच है। एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल दो तत्वों के बीच बेमेल होने की दशा में इन दवाओं का असर कम हो जाता है या विषाक्तता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए एक दवा में एडिटिव मान लो है और एंटेगनिस्टिक दोनों प्रभाव तत्वों का शामिल होना होता है। शेल्फ लाइफ में कमी, एफडीसी के असंगत अप्रासंगिक दवाओं को मिश्रित करने पर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की शेल्फ लाइफ में कमी आ सकती है। इसके अलावा दवाओं के असरदार होने के पर संदेह होता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स यानी डॉट्स और थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अभाव में टीबी जैसे रोगों के उपचार में एफडीसी दवाओं के असर कारक होने पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर रोगाणुरोधी प्रतिरोध असंगत एफडीसी के साथ निम्न गुणवत्ता वाली रोगाणुरोधी दवाओं की खुराक रोगजनकों को मारने में बेअसर हो सकती है। इससे रोगजनकों में एफडीसी यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के प्रति प्रतिरोध भी विकसित हो जाता है। ठीक है, अब एफडीसी के विनियमन के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम जो हैं तो वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक संशोधन एक्ट 2008 के तहत नकली और मिलावटी दवाओं के विनिर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अधिनियम में कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती भी बनाया गया है। देश भर में दवा के नमूनों के परीक्षण हेतु तेजी लाने के लिए CDSCO के तहत केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं का लगातार मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 1945 में संशोधन
इसमें एक प्रावधान यह प्रावधान किया गया कि आवेदक को दवाओं को ओरल डोजेज के विनिर्माण को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ बायो इक्विवेलेंस अध्ययन परिणाम भी प्रस्तुत करना होगा। अब एफडीसी के विनियमन में सुधार के लिए सुझाव क्या क्या हैं? समय समय पर सर्वेक्षण की आवश्यकता। इसके अलावा इस क्षेत्र की मौजूदा समस्या का आकलन करने के लिए दवा विनिर्माताओं और थोक खुदरा दुकानों का समय समय पर सर्वेक्षण करना चाहिए। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण यानी कि नेशनल ड्रग्स अथॉरिटी आती समिति और औषधि नीति 1994 द्वारा सुझाए गए प्राधिकरण को सुझाए गए जो सुझाव हैं उनके द्वारा प्राधिकरण को संसद द्वारा अधिनियम पारित करके स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। माशेलकर समिति ने सुझाया कि था कि दवाओं के उत्पादन में किसी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दूसरों को ऐसे भ्रष्टाचार रोकने में मदद कर सकती हैं। माशेलकर समिति ने सुझाया कि दवाओं के उत्पादन में किसी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दूसरों को ऐसे भ्रष्टाचार करने से रोकेगी। उदाहरण के लिए समिति ने सिफारिश की थी कि नकली दवा के विनिर्माण या बिक्री के लिए आजीवन कारावास की सज़ा को मृत्यु दंड में बदल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुचरणीय दृष्टिकोण भारत में एफडीसी यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के अविवेकपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए सभी हितधारकों जैसे कि उपभोक्ताओं, चिकित्सकों, विनियामक प्राधिकरण, उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करते हुए बहुचरणीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु दवाओं के विपणन में अनैतिक प्रथाओं का नियंत्रण आदेश 2017 इस आदेश के अंतिम रूप देने और लागू करने से अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब हम समझते हैं आवश्यक दवाओं का निश्चित खुदरा मूल्य। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए नेशनल औषधि मूल्य नेशनल ड्रग्स प्राइस निर्धारण अथॉरिटी जो भी है ये एनपीपीए से कहते हैं। इसने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इनमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज की दवाएं भी शामिल हैं। ठीक है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 NLEM 2022 के तहत 15 अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों को भी संशोधित किया गया है। भारत में दवा मूल्य नियंत्रण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मूल्य नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM 2022 की सूची तैयार की है। ये आवश्यक दवाएं स्वतः ही औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश यानी DPCO 2013 के अधीन आती हैं। ठीक है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए इन मूल्य निर्धारणों को लागू करता है। एनपीपीए रसायन और उर्वरक मंत्रालय दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना, बाजार में दवाओं की कमी पर नज़र रखना, कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी, दवाओं के उत्पादन, निर्यात और आयात संबंधी डेटा एकत्र करना और इसका रखरखाव करना। अन्य कानून ट्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1947। इसके अलावा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो बहुत सारे अधिनियम यहाँ पर बनाए गए हैं। अब देखिए एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के विनियमन में सुधार के लिए सुझाए गए सुझाव अगर बताऊं आपको तो समय समय पर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की मौजूदा समय का आकलन करने के लिए दवा विनिर्माताओं और थोक और खुदरा दुकानों का समय समय पर सर्वेक्षण करना चाहिए। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण NDA और आती समिति और जैसा कि मैंने बताया इन सब में ये सुधार करने की आवश्यकता है। हम अगले वीडियो में समझेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है इसको समझेंगे, लेकिन अभी नहीं समझ पाएंगे अगले वीडियो में।